डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पीबीआर 322 की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या इसके यूजेस होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये एक प्लाज्मिड होता है जिसका यूज सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद में आज का जो टॉपिक है वह cDNA। cDNA क्या होता है, cDNA लाइब्रेरी क्या होती है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो पहला आता है cDNA। क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज cDNA? cDNA is formed by the RNA। तो ये एक RNA है, इस RNA पे एंजाइम डालते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालते हैं और इससे जो डीएनए का निर्माण होता है, इस डीएनए को cDNA कहते हैं। सीधी सी बात कहें कि आरएनए पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल करके जो डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है उस डीएनए को cDNA कहते हैं। cDNA मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए भी इसको कहा जाता है। अब बात आता है लाइब्रेरी का निर्माण, cDNA लाइब्रेरी का निर्माण। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कैसे करें। तो इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती है सेल, उससे आरएनए ले लेते हैं। आरएनए ले लिया, इस आरएनए पे हम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालेंगे जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होगा। इस डीएनए को होस्ट सेल में डालेंगे और होस्ट सेल से जो कॉपीज बनती है उसको इकट्ठा कर लेंगे जिससे जीन लाइब्रेरी का निर्माण होगा। जीन लाइब्रेरी यानी कि cDNA लाइब्रेरी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली, प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली सेल से आरएनए को सेपरेट कर देते हैं। इस आरएनए पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालते हैं जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है और आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। यहाँ एक चीज जानना, आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है जबकि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है। अब जब डीएनए बन गया तो आपने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उसके अंदर इस डीएनए को प्लाज्मिड में जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। इस होस्ट सेल को किसी न्यूट्रिएंट या पोषक मीडियम में डाल देते हैं जिससे इसकी वृद्धि होती है और कॉपीज का निर्माण होता है। इस कॉपीज के अंदर कौन सा डीएनए मौजूद है? cDNA। ये जो नया डीएनए बना था cDNA मौजूद है। इस तरह से बहुत सारे इसकी कॉपीज को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे एक लाइब्रेरी का फॉर्मेशन होता है। इस लाइब्रेरी को cDNA लाइब्रेरी का फॉर्मेशन कहते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी कैसे बनी? सबसे पहले हमने प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली सेल से आरएनए को ले लिया, फिर उस पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाला जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इस डीएनए को किसी होस्ट सेल में प्लाज्मिड की सहायता से ट्रांसफर करने पर जब इस होस्ट सेल की हमने ग्रोथ कराई तो ग्रोथ कराने पर बहुत सारी कॉपीज प्राप्त हो गई। इस कॉपीज को हमने इकट्ठा कर लिया। इस इकट्ठा करने से एक लाइब्रेरी बनी जिस लाइब्रेरी को हमने cDNA लाइब्रेरी कहा जाता है। अब बात यह आता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, पुनर्योजित तकनीक का स्कोप क्या है, क्या इसके कार्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज न किया जाता हो। ये मेडिसिनल एरिया में यानी चिकित्सकीय क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में यानी कि कृषि के क्षेत्र में, एजुकेशनल क्षेत्र में, कहीं पे भी इसका यूज किया जाता है। और यदि देखें इसका छोटा यूज देखें तो जो डोमेस्टिक एनिमल्स है यानी पालतू पशु है, उस पालतू पशु के नस्ल सुधार में इसका यूज किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले निफ
NIF, निफ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले निफ जीन की इसकी सहायता से ग्रोथ कराई जाती है और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करा दिया जाता है, जिससे वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। हीमोफीलिया का जो उपचार होता है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। कंप्लीट उपचार तो इसका होता नहीं है, पर उसके जीन की कॉपीज कर ली जाती है, जिससे इसको सहायता मिल जाती है। इसी तरह से और इसका देखें तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है उसकी स्टडी में तथा उसके टीके निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोनिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट, मानव जीन परियोजना में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर जो चीजें प्राप्त होती है, ये जो खंड बने डीएनए के, इसको RFLP कहते हैं, इन सभी का यूज किया जाता है। अब हमारे पास में जो टॉपिक मेन आता है वो आता है कि भाई डीएनए प्रोब किसे कहते हैं। डीएनए प्रोब किसे कहते हैं? देखो, डीएनए खंड की सहायता से किसी जीव में उपस्थित जितने भी डीएनए होते हैं उसके क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है, तो उस खंड को हम डीएनए प्रोब कहते हैं। डीएनए प्रोब। तो डीएनए प्रोब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले डीएनए के सेगमेंट या खंड कर लिए जाते हैं। इस खंड की स्टडी की जाती है और उससे संपूर्ण ऑर्गेनिज्म या जीव की डीएनए की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तो जो यह खंड बनता है उसको डीएनए प्रोब कहते हैं। प्रोब का यूज तो बहुत जगह किया जाता है। जैसे कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहला यूज तो आप सभी जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। दूसरा इसका यूज होता है पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषकों की जानकारी के लिए किया जाता है। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। और जीन की एक मैपिंग होती है जिसको कहते हैं जीन चित्रण, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो पैथोजेंस होते हैं, रोगजनक होते हैं, परजीवी होते हैं, इनके वायरस में जो ट्रीटमेंट होता है उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? व्हाट इज द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, क्या इसका यूज होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। इसे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था एलेक्स जेफरी ने इसको 1985 में इसको डिस्कवर किया जाता है। इसमें क्या होता है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस होते हैं, उस नाइट्रोजन बेस के आधार पर एक फिल्म बनाई जाती है जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यानी डीएनए के नाइट्रोजन बेस के आधार पर एक फिल्म बनाई जाती है, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसका यूज कई जगह किया जाता है, जैसे संतान संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए। यूं कहें, दो पेरेंट्स हैं, एक ए और एक बी, दो पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट्स कहता है कि भाई ये संतान मेरी है और दूसरा भी यही कहता है कि ये संतान मेरी है। अब इसको निपटारा कैसे करें, कैसे देखें? तो इसके लिए हम दोनों की फिंगरप्रिंटिंग बना लेते हैं और फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद में उसकी एनालाइज करके उससे इस बात का पता लगा लिया जाता है कि वास्तविक पेरेंट्स कौन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम उसके वास्तविक पेरेंट्स से तो ज्यादा मिलेगा। यही इसका एक मेन बेस होता है। अपराधियों की पहचान में, जो क्रिमिनल्स होते हैं अपराधियों की पहचान में, जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसके कहीं ना कहीं खून के धब्बे या स्किन के टुकड़े, बाल के टुकड़े, कोई ना कोई चीज एविडेंस या गवाह के रूप में रह जाती है। वहां से उसके नमूने को एकत्र कर लिया जाता है, सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में उसकी जो सेल्स में जो डीएनए होता है उस डीएनए से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बना लेते हैं, जिसको जब भी कभी कोई सस्पेक्ट या संदिग्ध होता है उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच कर लेते हैं।
यदि ये मैच कर जाता है तो वही व्यक्ति अपराधी है, दूसरा अपराधी नहीं है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाते कैसे हैं? सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये सैंपल खून का टुकड़ा हो सकता है, स्किन का टुकड़ा हो सकता है, बाल का टुकड़ा हो सकता है, हड्डी का टुकड़ा हो सकता है, बोन्स का टुकड़ा होता है, कोई सा भी टुकड़ा हो सकता है। सबसे पहले उससे डीएनए ले लेते हैं। तो ये डीएनए किसका है? सैंपल का, जो हमें अपराध वाली जगह से प्राप्त हुआ है। फिर इस पे आपने पढ़ा RE, प्रतिबंधित एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसमें डाल देते हैं, जिससे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े या खंड बन जाते हैं। इन खंडों को RFLP कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहते हैं। इन टुकड़ों में एक रिएक्शन होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसमें इक्वल साइज के यानी समान आकार के डीएनए खंडों को छांट लेते हैं। छांटने के बाद इससे किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ या सब्सटेंस से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराएंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्रिया करा लेते हैं, जिससे जो ये सेगमेंट थे इसमें चिपकने का गुण आ जाता है। फिर इसमें एक फिल्म लेते हैं। ये फिल्म किसकी बनी होती है? नाइट्रोसेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। इस नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म पर इस इक्वल आकार के डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं, चिपका देते हैं। कुछ देर बाद हमें देखते हैं कि इस पे धब्बे प्राप्त हो जाते हैं। ये धब्बे जो होते हैं डीएनए के होते हैं, और इन्हीं धब्बों को मैच करके हम अपराधियों की पहचान करते हैं। इस तरह से ये एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों के ऊपर शक है कि इसने कोई अपराध किया है, लेकिन अपराध का शक होने से क्या होता है? अपराध साबित तो नहीं होता ना। इसके लिए क्या किया जाता है? इन दोनों की फिंगरप्रिंट बना ली, इसकी भी फिंगरप्रिंट बना ली और इसकी भी, यानी दोनों व्यक्तियों की फिंगरप्रिंट बना ली। अब हमने वारदात जहां हुई है वहां से सैंपल लिया, उसकी फिंगरप्रिंट बनाई। तो ये क्या है? सैंपल, जहां वारदात हुआ इससे फिंगरप्रिंट बनाई। ठीक है। ऐसे यदि कोई पेरेंट्स है तो ए पेरेंट्स, बी पेरेंट्स, और जो इसकी संतान है उसकी फिंगरप्रिंट बना ली। अब तीनों को आपस में मैच करते हैं। जिससे ये मैच कर जाती है वही अपराधी होता है, या वही उसका पिता होता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो चाहे सबूत है चाहे नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। इसके लिए फॉरेंसिक लैब हैदराबाद में है जो इस काम को करती है। तो इस तरह से इसको काम में ली जाती है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि RFLP, ये जैसे RFLP है, ये क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।